लोगों का पहला प्रश्न पढ़ता हूं। कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, आपकी जो आंख है बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपका दूर बिंदु कितना हो सकता है, मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हो। तो अगर आपका आंख स्वस्थ है तो कितना दूर तक देख सकते हो बताओ? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो मेरे प्यारों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर आपका आंख स्वस्थ है तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। जैसे हम लोग चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भूलना मत इसको। देखो ये प्रश्न बहुत वाकई में इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब कह रहा है कि कोई एक प्रतिरोध का टुकड़ा है यह, ठीक है, आर, इसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में इसे संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध अगर इसका आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात का मान पूछ रहा है। देखो मेरे प्यार बच्चों, आर डैश बटे आर का अनुपात पूछ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आर को ऊपर कर देता है और आर डैश को नीचे कर देता है, बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं प्रश्न में। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा है कि आर डैश बटे आर का अनुपात होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16। अगर कभी कभी उलट देता, आर को ऊपर कर देता, आर डैश को नीचे कर देगा, तो उस समय क्या होगा कि 16 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बस अनुपात याद रखना, आर डैश बटे आर देगा तो 1/16, और आर बटे आर डैश देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखो अगला प्रश्न तीसरा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को रख दिया जाए और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता है, ठीक है, तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के पीछे बनेगा कि 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने के अनंत पर, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अगर फोकस दूरी इसका दिया है एफ बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब u बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो u तो हमेशा आप लोगों का माइनस में होगा। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में होगी। कह रहा है तो बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा देना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पे जब सूत्र को हल करके तब वैल्यू आप निकालोगे v का, तो आएगा आप लोगों का 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के कहाँ आएगा? पीछे आएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस इस पे वैल्यू रखना है, वैल्यू रखोगे तुरंत 10 मालूम चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जो प्रिज्म होता है जब इससे श्वेत प्रकाश किरण जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का? तो मेरे प्यारों जो सबसे अधिक जो विचलन होता है ना, वो बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का। अगर यही कम दे देते, ये जो हरे रंग, अरे लाल रंग है, यहाँ पे लाल रंग का कम होता है। ठीक है, तो अगर अधिक विचलन बैगनी रंग का, कम विचलन लाल रंग का होता है। ठीक है, चलो देखो पांचवा प्रश्न, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब समझते हो? जनरेटर, जनरेटर जानते हो? तो कह रहा है कि जनरेटर में विद्युत का रूपांतरण कैसे होता है। तो जनरेटर जब भी देखे होगे तुम लोग जनरेटर, तो जनरेटर में पहले हाथ से हम लोग इस तरह चालू करते हैं। तो हाथ से जब लगा रहे हैं तो मतलब यांत्रिक ऊर्जा हम लोग लगा रहे हैं, और जब यांत्रिक ऊर्जा हम लोग लगाते हैं तब वो चालू हो जाता है, और चालू होने लगता है तो उसमें करंट आने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा से किसमें? विद्युत ऊर्जा में। पहले हम लोग हाथ से लगाते हैं यांत्रिक ऊर्जा, तब जाके वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। मतलब सी जो है यह राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, छठवां प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न नंबर 6 है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, मतलब धारा मतलब आई बराबर आपको दे दिया है 2 एम्पियर। तो कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में, मतलब टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड में गुजरने वाले आवेश, आवेश मतलब क्यू की मात्रा पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों, क्यू बराबर आई इंटू टी, फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो Q बराबर आई, आई की वैल्यू कितना है? 2, और T का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 दूनी के 4, और आवेश है ना, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, मतलब 4 कूलाम हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सातवां प्रश्न देखो क्या है। सातवां प्रश्न यह है
कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, कह रहा है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम है तो उसमें कह रहा है कि प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होगा वह आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। कब? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कि सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, कि दोनों माध्यम एक ही हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कोण का मान जो होगा आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। इतना याद रखना। तो इस प्रश्न को एकदम रट जाओ। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि Fe2O3 2Al Al2O3 और 2Fe दिए गए विक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, संयोजन विक्रिया का है कि द्विविस्थापन का, कि वियोजन का, कि विस्थापन का। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम है, लेकिन जब यहाँ पे विक्रिया हो रहा है तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया और Fe को अलग हो गया। मतलब ये चीज हुआ कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है जिसमें से उष्मा न जा पाए। तो पारा में तो जाता ही भाई, सोडियम में भी जाता है, लोहा में भी जाता है। ये शीशा जो है ना, ये शीशा जो है वो उष्मा की क्या है? कुचालक होती है। ठीक है, तब प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्न में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। कीटोनी समूह बताना है कि कीटोनी समूह किस में उपस्थित है। ठीक है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से बताना आपको कि कीटोनी समूह जो है वो किस में उपस्थित है। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो होगा नहीं क्योंकि CH3 से जुड़ा है तो ये OH से जुड़ा है, इसका काम खत्म। ये CH से जुड़ा है तो ये भी H से जुड़ा है, ठीक है, कार्बन से, तो ये भी नहीं होगा। कीटोनी समूह किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि CH3 से जुड़ा है, CH3 से, एक कार्बन से और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी जो है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि क्षारीय धातुएं बताना है कि क्षारीय धातु कौन है। बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम होगा, कि लिथियम सोडियम पोटेशियम होगा, कि बोरान एल्युमिनियम गैंगनियम होगा, कि कैल्शियम आपका Ag की Au होगा गोल्ड। ठीक है, बताइए सिल्वर होगा कि गोल्ड होगा। इसमें से बताना आप लोगों को कि क्षारीय धातु आपको पहचानना है कि क्षारीय धातु इनमें से कौन है। ठीक है, तो मेरे प्यारो तो क्षारीय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो है क्षारीय धातु है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 12 देख लो, रासायनिक समीकरण है। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन में है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन में, और दोनों के विक्रिया हुआ तो बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में मिला और HCF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो मेरे प्यारों जो ये रिएक्शन किस प्रकार की है? योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, क्या अवक्षेपण अभिक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं। देखो मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताऊं, इस ट्रिक को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ट्रिक यह है कि जब ये अभिक्रिया देखो तो ये आप लोगों का जो उत्पाद होता है, यह क्या होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। उत्पाद में अगर कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो हमेशा आप लोगों का क्या हो जाएगा? अवक्षेपण, क्योंकि अवक्षेप प्राप्त होता है ठोस का, तो हमेशा अवक्षेपण विक्रिया होगा। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 13वां प्रश्न है कि एक विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान हो। नीले को लाल, हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था, अनिल। अनिल का क्या होता है? मतलब अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है, तो नीले को लाल कर देता है कौन? अम्ल। और अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें से चारों में से कौन है? यही तो है, छठवां। मतलब ये जो है ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो उपखंड ग, देखो बायोलॉजी वाला प्रश्न 14वां। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, कि परिवहन से? तो मेरे प्यारे बच्चों वृक्क का काम क्या होता है? किडनी काम क्या होता है? टॉयलेट को बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जन का कार्य होता है। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 15 देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनके लिए क्या होता है आवश्यक? जैसे में आप लोगों का पौधा होता है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता था, पौधे के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश के उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पौधा जब भोजन बनाता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहता है,
जल भी और क्लोरोफिल भी और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी, तब जाके वो अपना परिपूर्ण भोजन बना पाता है वो। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। बात करें आगे, सुरामा निम्न में से ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ मनी किसको कहते हैं, ऊर्जा के सिक्का। तो ऊर्जा को सिक्का को एटीपी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमें इसी के रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए 17वां प्रश्न, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश चंद्र बोस के हरगोविंद खुराना। सिंपल है, जैव विकास का सिद्धांत कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 18, देखो पदार्थों में जाइलम का कार्य होता है। ठीक है, पदार्थों थोड़ी था, पौधों में जाइलम का कार्य होता है, यहाँ पौधों लिख लेना, पौधों में जाइलम का कार्य होता है। तो पौधों में जाइलम, तो देखो दो ही चीज तो होता है, हमने इतना ट्रिक आपको बताया कि अगर जाइलम का कार्य पूछे, एक होता है फ्लोएम का, तो जाइलम मतलब जल का, तो जल का संवहन करेगा, ऑप्शन बी। अगर फ्लोएम पूछता कि पौधों में फ्लोएम का कार्य, तो फ्लोएम मतलब फूड, एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, तो भोजन का संवहन करता। लेकिन हालांकि यहाँ पे जाइलम का कार्य पूछा, तो जाइलम के क्या होता है, जल का संवहन। फ्लोएम पूछता है तो भोजन का संवहन, बात खत्म। चलो देखो प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीजों को, देखो शुद्ध जब भी आ जाए यहाँ पे, शुद्ध गोल आ जाए ना कि शुद्ध गोल बीजों को, तो समझ लेना हमेशा कैपिटल में होगा, हमेशा कैपिटल में। तो कैपिटल में कौन है, यही तो है आर आर। तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 20वां प्रश्न देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त का परिवहन करता है। तो रक्त का परिवहन मतलब कि किस में होता है, श्वसन में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को आता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, श्वसन में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे 20 नंबर के